बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सप्लायर पार्टनरशिप। मैं प्रेफर करता हूँ कि क्लास में एक अच्छी डिस्कशन के साथ कोई भी टॉपिक हो वो डिस्कस आपके साथ हो, लेकिन चूंकि अभी रमज़ान है तो मजबूरी है। स्टिल मैं विश करूँगा जैसे हम क्लास में पूरी तरह आप लोग कंट्रीब्यूट करते हो, डिस्कशन हम करते हैं, तो आप उसी तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे। सप्लायर पार्टनरशिप, सप्लायर क्या होता है, उसकी सिलेक्शन कैसे की जाती है, सप्लायर की हमारे बिजनेस में इम्पोर्टेंस क्या है, सप्लायर हम चूज किन बेसिस पे करते हैं, और उसके साथ एक पार्टनरशिप डेवलप करनी है तो उसके क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं। पार्टनरशिप का मतलब है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। हम उससे कोई सप्लायर से लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में हम अगर उससे लें, हम फिक्स कर लें सप्लायर को, तो उसके लिए कौन सी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं सप्लायर के लिए और कस्टमर के लिए। जैसे कि आप वीविंग के हैं तो आपको मेनली जो सप्लाईज चाहिए वो यान की चाहिए। तो यान की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट आपकी 40 to 60% काउंट करती है टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट में। तो अब ये इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इतने हाई परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल हो, तो उसके लिए सप्लायर जो आपको यान प्रोवाइड कर रहा है उसको एक अच्छे तरीके से चूज करना, वाइजली चूज करना, और कुछ क्राइटेरियाज उनको फिक्स करके उस पर वैल्यूएट करके चूज करना ज़रूरी होता है। वीविंग मिलों में भी आप देखोगे तो सप्लायर आमतौर पे फिक्स होते हैं। कभी कोई नया मटेरियल चाहिए तो उसके लिए सप्लायर फिर चेंज किए जाते हैं। तो सप्लाईज वीविंग में हम देखते हैं और भी बहुत सारी होती हैं। एक तो सप्लाई यान की है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी जब आपने लेनी है तो उसके सप्लायर्स हैं आमतौर पे जापानीज या जर्मन या अमेरिकन, इनकी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उसके सप्लायर हैं। वो भी आमतौर पे कंपनीज जो हैं वो फिक्स होती हैं, उसके साथ एक पार्टनरशिप डेवलप होती है। फिर उसके अलावा मेंटेनेंस मटेरियल्स साथ साथ हमें चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे कंज्यूमेबल मटेरियल वो चाहिए होते हैं। तो ये इन सब के सप्लायर्स के बारे में हम बात करेंगे कि सप्लायर को चूज करना ज़रूरी क्यों है और उसके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कैसे डेवलप की जाती है। Supplier contribution of any materials cost in the total cost of the product is 40 to 60%। जब इतनी ज़्यादा कॉस्ट हमने सारी प्रोडक्शन की इन्वेस्ट करनी है तो हमें कॉशियस होना पड़ेगा, मुहतात होना पड़ेगा कि हम सप्लायर को जब चूज़ करें तो बड़ा वाइजली और कुछ जो थंब रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए चूज़ करें। Quality of supplier may significantly affect the quality of the final product. We know from yarn point of view कि यान की क्वालिटी इफेक्ट करती है फैब्रिक की क्वालिटी के ऊपर। फैब्रिक की जितने भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो यान से ही लिंक होते हैं। आप मेनली आप जीएसएम काउंट करते हो तो वो उससे यान के काउंट से लिंक है। जीएसएम में वेरिएशन ना आए तो वो काउंट में वेरिएशन ना आएगी तो ही हम वो अचीव कर पाएंगे। अगर हमारी वीविंग की सारी सेटिंग्स ओके हैं, ठीक है, लेकिन यान में वेरिएशन है तो हमारे फैब्रिक के जीएसएम में वेरिएशन आएगी। इसी तरह से आप स्टार्च लगाते हो जब, तो स्टार्च लगाते वक्त उसकी सप्लायर ने जो आपको इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड किए हैं, जो स्टार्च प्रोवाइड किया है, उसकी अगर क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं है तो स्टार्च लगने की क्वालिटी भी कंसिस्टेंट नहीं होगी, और उससे जो हम स्ट्रेंथ यान में अचीव करना चाहते हैं वो भी कंसिस्टेंट नहीं होगी। हमारे प्रोडक्शन में वेरिएशंस आएंगी, ब्रेकेजेस होंगी, और अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्शन लॉस होगा। मटेरियल लॉस भी होगा, प्रोडक्शन लॉस भी होगा। तो जो सप्लायर की क्वालिटी है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपकी फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर। कस्टमर एंड सप्लायर हैव द सेम गोल, एंड यूजर सेटिस्फेक्शन। तो कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस में जो रिक्वायरमेंट होती है उस बिजनेस करने की, उसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट गेन करने के लिए चीज़ों को बेचना, और बेचने के लिए कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी होता है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो हम चीज़ बेच नहीं सकते, जो भी हमने काम किया हम उसका प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो जो कस्टमर है और उसका सप्लायर है, जैसे वीवर्स हैं, कपड़ा बनाते हैं, यान बनाने वाले यान बनाते हैं, वो उसके सप्लायर हैं।
और दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि जब कपड़ा बन के उसको आगे प्रोसेस हो गए एंड यूजर तक आए तो उसकी सेटिस्फेक्शन हो, तभी बिकेगा, तभी सबका कारोबार पीछे तक चलेगा। तो कस्टमर और सप्लाई उसके सप्लायर, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव एंड यूजर को सेटिस्फाई करना है। देयरफॉर दे शुड वर्क टुगेदर टू मैक्सिमाइज देयर रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो उनको रिटर्न मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, उसको मैक्सिमाइज करना ही दोनों का ऑब्जेक्टिव है। और जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, वो कैसे मैक्सिमाइज होगा, जब आपकी प्रोडक्ट्स बिकेंगी, लोग उसको खरीदेंगे, उसके लिए आपको पैसे देंगे। तो जब पैसे देंगे तो आपको अपने कारोबार की रिटर्न मिलेगी। तो इसलिए सप्लायर को वाइजली चूज करना जरूरी है। पुराना सिनेरियो देखें 1980 से पहले, जब बहुत ज़्यादा सप्लायर मार्केट में नहीं होते थे, मटेरियल्स हमारे पास पूरे पूरे ही होते थे, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं लगी थी, बहुत ज़्यादा फाइबर्स भी ग्रो नहीं किए जा रहे थे, बस जो नेचुरली जो ग्रो करते थे उन पे ही था, साइंटिफिक मेथड अभी इजाद नहीं हुए थे, तब सप्लायर्स वर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ओनली, कि हम देखते थे प्राइस कौन कम देता है उसकी बेस के ऊपर चूज कर लिया जाता है। जबकि अब मार्केट की डिमांड के मुताबिक जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं विद टाइम चेंज होती रहती हैं, तो उसके लिए सप्लायर की स्पेसिफिकेशंस भी विद टाइम चेंज होनी चाहिए। अब जो क्वालिटी है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जब वो चेंज हुई तो सप्लायर को भी अपनी प्रोडक्ट में चेंज करनी पड़ेगी। तो अब क्वालिटी एक प्राइम फैक्टर बन गया है, प्राइस शायद उतना प्राइम फैक्टर नहीं रहा। तो हम बेस किस बेस पे सप्लायर अब चूज करते हैं? बेस्ड ऑन इट्स क्वालिटी। डेमिंग सेड दैट कस्टमर शुड स्टॉप अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ओनली। ये हमने डेमिंग्स फिलोसफी पढ़ा था, उस वक्त भी हमने ये इसका सेंटेंस पढ़ा था कि जब बिजनेस देना है, वीविंग वालों ने जब यान वालों को बिजनेस देना है, तो वो उसकी प्राइस की बेस पे नहीं देंगे, वो उसकी क्वालिटी की बेस पे देंगे। ये एक अल्टीमेटली सक्सेसफुल स्ट्रेटजी होती है। He further said that price has no basis without quality. अब कम प्राइस के ऊपर यान खरीद लें, क्वालिटी उसकी अच्छी ना हो तो वो कोई उसकी कोई वाइज डिसीजन नहीं है, क्योंकि जब आप खराब कपड़ा बना के आगे बेचोगे वो बिकेगा नहीं, तो जितनी आपने कम प्राइस के ऊपर यान भी लिया वो भी वेस्ट में जाएगा। जस्ट इन टाइम consumer price index, continuous quality improvement have also pushed the suppliers to improve the quality. ये कुछ टर्म्स हैं जो कि बिजनेस में यूज होती हैं। जस्ट इन टाइम, हम लीन मैन्युफैक्चरिंग में हम पढ़ते हैं जस्ट इन टाइम, कि जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस वक्त वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए, इन्वेंट्री उसमें कोई ना हो, नो वेट नो लेट। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है कि किसी प्रोडक्ट से आप उसकी कंज्यूमर की बाइंग पावर से उसका प्राइस इंडेक्स निकालते हैं। और कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इनकी वजह से ये कुछ ऐसी टेक्निक साइंटिफिक आई हैं जिन्होंने सप्लायर को अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आप क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो क्वालिटी के वर्सेस जो प्राइस कस्टमर पे करता है वो कम होगी। ये अल्टीमेट गोल होता है अच्छी क्वालिटी अचीव करने का। तो वो उस ऐसे ही अचीव हो सकती है कि आप सप्लायर अच्छा चूज करें जो कि क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाता है और अपनी बाकी क्वालिटी की जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी पूरा करता है। एक जापानीज साइंटिस्ट है डॉक्टर इशिकवा सजेस्टेड, हमने गुरुज पढ़े थे, गुरुज ऑफ टीक्यूएम, तो उसमें एक इसका भी नाम था। ही सजेस्टेड 10 प्रिंसिपल्स टू इंश्योर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज along with elimination of unsatisfactory conditions between supplier and customer। तो ये 10 कंडीशंस हैं, 10 प्रिंसिपल्स हैं कि क्वालिटी कैसे इंश्योर की जा सकती है। सप्लायर को क्या करना चाहिए, कस्टमर को क्या करना चाहिए कि जो सप्लाई चाहिए वो क्वालिटेटिव ही हो। तो पहला पॉइंट उसका ये है, बोथ कस्टमर एंड सप्लायर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल। जिम्मेदारी दोनों की है। अब क्वालिटी कंट्रोल में एक जो सतही सी सोच सामने आती है वो ये कि अस्सलाम कस्टमर। वालेकुम सर। सारी प्राइवेसी लगा ले, कोई बंदा रिमूव कर रहा है। ओके बेटा।
Just wait a minute, I'm not finding that option. यार आज के दिन गुजारा करें, मुझे ऑप्शन मिल नहीं रही। नेक्स्ट क्लास से हम लगाएंगे। यार देखो, अभी एक दूसरे को रिमूव नहीं करो, इसका आपको तो कोई फायदा नहीं हो, जिसने क्लास लेनी सर ये नुकसान हो जाए। सर जी लड़के बार बार रिमूव कर रहे, पता नहीं क्यों सर। जी बेटा, आई विल फाइंड द ऑप्शन इन नेक्स्ट क्लास, और फिर मैं ये प्राइवेसी लगा के आपकी क्लास लूंगा। लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे को रिमूव ना करें, आपका तो उसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन जिसने क्लास लेनी है ही इज अटेंडिंग, तो उसका नुकसान हो रहा है। हम दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट 1 ये था कि कस्टमर और सप्लायर दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। अब सतही सोच ये है कि जो सप्लायर है वो रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि यान उसने बना के देना है, लेकिन उसमें कस्टमर किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, वो बड़ा प्रिसाइजली अपनी रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेट करता है सप्लायर को, अपने सेटअप सप्लायर को दिखाता है जिसके ऊपर उसने यान चलाना है। वो उसके सेटअप को अंडरस्टैंड करते हुए, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसके अगले कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए फिर यान बनाएगा, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्वालिटी को इम्प्लीमेंट कर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसलिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं एक अच्छी क्वालिटी डिलीवर करने के लिए। बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिपेंडेंस। दोनों अपने अपने काम करने में इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, और दोनों एक दूसरे की इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब यान बनाने वाला यान बना रहा है तो उसके पास और भी बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं, उसकी जो मशीन्स की एलोकेशन है वो उसको एलोकेट करने में इंडिपेंडेंट है। वो बहुत सारा मिक्स ऑफ यान बना रहा है तो वो उसमें इंडिपेंडेंट है, इसमें जो उसका कस्टमर है वो उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। इसी तरह से जो कस्टमर है वो आगे यान को कैसे चलाता है, उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करनी है, तो ये डिसाइड करने में उसकी अपनी इंडिपेंडेंस है। तो जो सप्लायर है वो उसको फोर्स नहीं कर सकता, तो ये एक दूसरे की इंडिपेंडेंस की वो रिस्पेक्ट करेंगे। कस्टमर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर क्लियर एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट। जो यान आपने खरीदना है, आप उसकी क्लियर और कंसाइज इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, या आपने आगे ग्रेज फैब्रिक देना है प्रोसेसिंग को, या गारमेंट्स वाले आपसे लेते हैं, तो आपको वो क्लियर और कंसाइज इंफॉर्मेशन देंगे जो भी उनकी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं। अब कपड़े के कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, एंड्स पर इंच कितने होंगे, पिक्स पर इंच कितने होंगे, उसमें जो यान यूज हुआ है वो कौन से मटेरियल का होगा, उसकी जो यान की अपनी उस कंपोजिशन है वो क्या होगी, इसी तरह से इसका तेज फैब्रिक का जीएसएम वो कितना होगा। तो ये कंसाइजली वो आपके साथ शेयर करेगा, सो दैट कंसाइजली ही आप उसके मुताबिक यान मंगवा के फैब्रिक बना सको। Customer and supplier both should enter into non-adversarial contract with respect to quality, quantity, price, delivery and terms of payments. नॉन एडवर्सियल जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जिसमें कोई झगड़ा ना हो, दोनों टोटली अग्रीड हो। किन चीज़ों के ऊपर? क्वालिटी के ऊपर, कि ये क्वालिटी कस्टमर को चाहिए, और सप्लायर भी उसको अंडरस्टैंड कर ले कि ये क्वालिटी इसकी रिक्वायरमेंट है, कितनी क्वांटिटी उसको एक मंथ में कितने बैग्स आपको चाहिए, यान के वो उसको क्लियरली कम्युनिकेटेड हो, सो दैट वो उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्शन सेटअप अरेंज करे। प्राइस क्या होगी, कितने पे वो बिकेगा, ये नहीं हो कि डिलीवर हो जाए बाद में नेगोशिएट हो, ये पहले उससे
हो और दोनों इसके ऊपर अग्रीड हो। डिलीवरी कब आपको चाहिए, कब आपने अपनी मशीन लानी, वो उसको बताएंगे, तो उसके मुताबिक आपको यहाँ डिलीवर करेगा। इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, के पेमेंट्स किस तरह से होंगी, बैंक के थ्रू होंगी, कब होंगी, कितनी चाहिए, कितनी आपकी नेगोशिएट हुई है, तो ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड होती हैं, जिसमें दोनों पार्टनर्स का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, दोनों उसके ऊपर टोटली अग्रीड होते हैं। Supplier is responsible for providing the quality that will satisfy the customer. कस्टमर को सेटिस्फाई करना सप्लायर की जिम्मेदारी है। सप्लायर ने वो क्वालिटी प्रोवाइड करनी है जो कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन अचीव करे। बोथ शुड डिसाइड द मेथड टू एवेल्युएट द क्वालिटी। समटाइम्स हो जाता है कि दो डिफरेंट मेथड्स ऑफ एवेल्युएशन हो तो उसके रिजल्ट डिफरेंट आ सकते हैं। ज्ञान का काउंट आपने मेजर करना है, तो हो सकता है कि वो काउंट मेजर करते वक्त कोई एक मेथड से और आए, दूसरे मेथड से और आए, तो दोनों ने अग्री करना है कि ये वाला मेथड है जो स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर ये काउंट मेजर करके हमें दिया जाए, तो हम भी उस पर एग्री करेंगे, आप भी उस पर एग्री करेंगे। इसीलिए बहुत सारे टेस्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं। आप ASTM के स्टैंडर्ड पढ़ते हो तो उसमें पूरा प्रोसीजर लिखा होता है कि इक्विपमेंट कौन सा यूज़ होगा, उसकी कैलिब्रेशन कैसे होगी, फिर उसका टोटल प्रोसीजर इंस्पेक्शन का वो किस तरह से परफॉर्म होगा। तो दोनों किसी एक प्रोसीजर के ऊपर, किसी एक स्टैंडर्ड के ऊपर एग्री करेंगे कि क्वालिटी को इस वे से इवेलुएट किया जाएगा। In the contract, establish a method by which they can reach a friendly settlement of any dispute. कभी कोई डिस्प्यूट आ जाता है, क्वालिटी में कोई इशू आ जाता है, डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई, कस्टमर जो फाइनल कंज्यूमर है उसकी तरफ से कोई कंप्लेंट आ जाती है, तो इस तरह के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कोई ना कोई मेथड पहले से डिवाइस हो कि जब ऐसा प्रॉब्लम आएगी तो हमने कैसे रिजॉल्व करना है। हम कमेटी बनाएंगे, 2 बंदे आपके बैठेंगे, 2 बंदे हमारे बैठेंगे, टेक्निकली हम उसको पूरा प्रोसेस देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, जिस पे दोनों पार्टीज एग्री करेंगी, हम उस प्रॉब्लम को रिमूव करेंगे और फाइनली उसका जो भी इशू है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो इसका मेथड ऑफ रिजॉल्विंग एनी कॉन्फ्लिक्ट ये पहले से दोनों पार्टीज में डिसाइड हो, और जो ऑब्जेक्टिव हो वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन करनी है, ना कि उस किसी कॉन्फ्लिक्ट की बेस पे हमने वो जो पार्टनरशिप है उसको ब्रेक। बोथ शुड कंटिन्यूअली एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी। इंफॉर्मेशन कौन सी शेयर कर सकते हैं? कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, वीवर जैसे हैं वो इंफॉर्मेशन ज्ञान वालों को बताएंगे कि हमें कब रिक्वायरमेंट्स हैं या कोई चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है, या ये कि कुछ क्वालिटी में और डिफरेंट चीज़ें चाहिए, तो वो टाइमली उनको कम्युनिकेट करेंगे। इसी तरह से सप्लायर भी कम्युनिकेट कर सकता है कि हमारे पास आज प्रोडक्शन इतनी हो रही है, क्या हम ज़्यादा प्रोडक्शन आपको भेज दें, या कम हो रही है, आपका काम चल जाएगा। तो इस तरह की जो जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो प्रोसेस के अंदर जो वेरिएशंस होती हैं, वो आप एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हो। इससे ट्रस्ट भी बिल्ड हुआ रहता है, और दूसरा ये होता है कि आपकी दोनों की प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। टाइमली जो अरेंजमेंट किसी भी फ्लक्चुएशन की सूरत में हो सकते हैं वो आप पहले से कर लेते हो। बोथ शुड परफॉर्म बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटी मीन जो प्रॉफिट है उसको कमाने के लिए जो आप एक्टिविटीज करते हो वो बिजनेस एक्टिविटीज हैं। तो दोनों को बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, दोनों ने अपने प्रॉफिट का ख्याल रखना है। इसमें एक बड़ी अच्छी थ्योरी है जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग का होता है कि दोनों अगर इकट्ठे काम कर रहे हैं या इकट्ठे काम नहीं कर रहे, तो दो सूरतें होती हैं सप्लायर और कस्टमर की। एक सेंट्रलाइज्ड हम उसको कहते हैं, एक डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। सेंट्रलाइज में दोनों इकट्ठे काम करते हुए कस्टमर
सर आपका माइक म्यूट हुआ है। बेटा अब अनम्यूट हो गया है। प्लीज यार जो भी कर रहा है, आई रिक्वेस्ट यू कि अनटिल आई फाइंड द ऑप्शन के आपकी एक्टिविटी में नहीं रोक सकता, आप प्लीज ना करें कुछ। थैंक यू बेटा, आप इन्फॉर्म कर दें अगर फिर भी कभी म्यूट हो। मैं दोबारा से इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। पार्टनरिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, ये डेवलप करने की जरूरत हमें होती है, बहुत सारे इससे बेनिफिट होते हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस कि हम फ्यूचर में साथ चलेंगे और लंबे अरसे तक साथ चलेंगे, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। Purpose is to achieve specific goals and objectives by maximizing the effectiveness of each partner's resources. Specific goals यही हैं एंड यूजर की सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाना, यही गोल्स होते हैं किसी भी बिजनेस के। By maximizing effectiveness of each partner's resources, एक दूसरे के जो वसाइल हैं उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ानी है। अब इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है? जब लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी, एक दूसरे के सेटअप को, एक दूसरे की कैपेसिटी कैपेबिलिटी को दोनों समझ रहे होंगे, तो उसके मुताबिक वो जो प्रोसेस है वो उसके मुताबिक वेरी कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यान वालों के पास मटेरियल्स एक मौजूद है के वीवर्स को चाहिए, तो वो उसको बताएगा कि ये मेरा लॉन्ग टर्म के लिए मैंने ये चलाना है, तो तुम इसी को परचेज करो। तो वो साल हर साल उसी को परचेज करके वो बना के देता रहेगा, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलेशनशिप आर ट्रस्ट, डेडिकेशन टू कॉमन गोल्स एंड अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द अदर पार्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेशनशिप पार्टनरिंग अपने कस्टमर्स के साथ डेवलप करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट ट्रस्ट का है कि आपके बीच में ट्रस्ट हो। सप्लायर को पता हो कि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो बड़ी प्रिसाइज और कंसाइज मिली है, और ये चीज़ें मैं अगर इसी तरह से प्रोवाइड कर दूंगा तो कस्टमर विल एक्सेप्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो कोई इसमें एडवर्सिटी नहीं आएगी। इसी तरह से कस्टमर को ये ट्रस्ट होगा कि मैं जो रिक्वायरमेंट्स इसको दूंगा, इसके पास कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, ये वही बना के देगा, ऑन टाइम ही डिलीवर करेगा, जितनी क्वांटिटी चाहिए होगी उतनी ही देगा। कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो ये मेरे साथ बैठ के उसको निगोशिएट करेगा। तो ये ट्रस्ट के पॉइंट्स हैं। डेडिकेशन टू कॉमन गोल्स, कि जो दोनों का कॉमन गोल है वही प्रॉफिट है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है, अपनी बिजनेस को ग्रो करना है, ये उनके कॉमन गोल्स हैं, तो दोनों उसके ऊपर डेडिकेटेड होते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द अदर पार्टनर, वो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं कि कस्टमर को कब यान की प्रोविजन है, कब उसकी अगली डिलीवरी फैब्रिक की जानी, तो उससे कितना पहले उसको यान चाहिए, तो ये उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इसे वो खुद से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। ये पार्टनरिंग का एक बुनियादी जुज है पार्टनरिंग डेवलप करने के लिए, कि आपको हर चीज नए सिरे से कम्युनिकेट नहीं करनी पड़ती, वो खुद से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। देयर आर 3 key elements in partnering: लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ट्रस्ट एंड शेयर विजन। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हम कैसे अचीव करते हैं, ट्रस्ट कैसे डेवलप करते हैं, विजन जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इसमें हम देखते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर बेनिफिट्स और नॉट अचीव्ड क्विकली, दोनों सप्लायर के भी और कस्टमर के एक ही दिन में नहीं हो जाएगी, ये स्लो प्रोसेस है। आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें इन होते हो और फिर आपको बेनिफिट निकलने शुरू होते हैं। पहले तो आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सेटअप को समझते हो, एक दूसरे को अपनी सारी चीज़ें बताते हो, शेयर करते हो, फिर उसके बाद उसके बेनिफिट्स आने शुरू होते हैं, जब दोनों में एक स्मूथनेस क्रिएट हो जाती है सारे प्रोसेसेस की। प्रॉब्लम्स नीड टाइम, दोनों इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर, दोनों सप्लायर भी और कस्टमर भी, कि जो भी प्रॉब्लम आएगी उनको रिजॉल्व करने के लिए उसको टाइम रिक्वायर्ड होता है, और टाइम सिर्फ टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, उसके लिए कमिटमेंट भी रिक्वायर्ड होती है कि आपने अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो उन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ओपन करें एक दूसरे के सामने।
जो सेटअप के प्रॉब्लम है, कोई सेटअप की प्रॉब्लम्स, मटेरियल की प्रॉब्लम्स हैं, वो खुल के बताई जाएं। फिर जो कस्टमर भी उसको सपोर्ट कर सकता है वो उसको सपोर्ट करे, और इस तरह से उसको टाइम दे के पूरी तरह से प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके फिर उसको रिजॉल्व करें। प्रोसेसेस नीड कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट। वी नो वक्त के साथ जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हमें नहीं मिलती हैं वो हम प्रोसेस के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं। तो कंटिन्यूसली हमें क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना पड़ेगा। ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स विद इट्स यूनिक स्ट्रेंथ्स। जितने भी आपके पास एक से ज़्यादा सप्लायर हो सकते हैं तो उनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। किसी के पास कोर्सपन यान बनाने की कैपेसिटी है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है उसमें। कोई सब यान बड़ा अच्छा बनाता है, कोई आपको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा दे सकता है। किसी के पास क्वालिटी का इतना चेक रखा हुआ है कि वो क्वालिटी की ही प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेगा। तो जिस बेसिस के ऊपर आपको प्रोडक्ट चाहिए, जो क्वालिटी की आपकी रिक्वायरमेंट्स है, उसके मुताबिक ही आप अपना सप्लायर चूज करते हो। वो उन सप्लायर्स की स्ट्रेंथ्स होती हैं। इन्वेस्टमेंट इन न्यू इक्विपमेंट मे बी रिक्वायर्ड इफ द स्ट्रेंथ्स आर इनसफिशिएंट। अगर आपका लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है किसी सप्लायर के साथ, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और भी हैं जो कि उसके पास कैपेसिटी नहीं है, तो उसको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट यही है, विदाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सप्लायर विल नॉट इन्वेस्ट इन न्यू इक्विपमेंट। अगर एक वीवर का किसी स्पिनर के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कि हम अगले 5 या 10 साल में इकट्ठे बिजनेस करेंगे, मैं ये चीज़ें तुमसे ही लूँगा, तो वो कभी भी उसमें नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने नहीं जाएगा। लेकिन जब उसको पता है कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी लेनी है, यही मेरा कस्टमर मुझसे खरीद लेगा, तो वो उसमें इन्वेस्ट भी करेगा। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में ही ये पॉसिबल होता है। इससे इनोवेशन भी आती है और नई टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट की जाती है। ट्रस्ट किसको कहते हैं? नॉन एडवर्सरियल रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट्स की रेजोल्यूशन के साथ। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें फ्रिक्शंस ना हो, जिसमें सप्लायर और कस्टमर दोनों एक कॉमन गोल के ऊपर उनकी कमिटमेंट हो, दोनों उसी कॉमन गोल को अचीव करना चाहते हो, और उसके जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सबको दोनों समझ रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कस्टमर और सप्लायर दोनों अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हम पहले इस पे डिस्कस किया, इंफॉर्मेशन कौन सी हो सकती है। कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, सप्लायर अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और क्वालिटी के सिस्टम जो होते हैं उनके बारे में बताते हैं, ये चीज़ें मेरे पास हैं, मैं इस तरह से कर सकता हूँ। या जो भी प्रोडक्शन लॉट आई है उसके उसकी कितनी क्वांटिटी बनी है, क्या उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, तो वो ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। रिसोर्सेज में आल्सो बी शेयर्ड, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में वसाइल भी एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं। शेयर्ड विजन, ये उसी का पार्ट है कि जब हम विजन अपने सप्लायर के साथ शेयर करेंगे तो हम उसको एक तरह का अपना एम्प्लॉय बनाएंगे, वो एक तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा। वी लेट हिम नो कि हमारा ये गोल है, हम यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो वो आपके गोल अचीव करने में आपकी मदद करेगा। कॉमन गोल इज टू सेटिस्फाई द फाइनल कस्टमर। It is not necessary to have all the goals common. A few of them may be common, others may be एक्सक्यूज different. मी सर। जी बेटा। सर कोई बार बार बेटा मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, इन केस आप रिमूव भी होते हैं इट्स ओके। अपने आज के दिन के लिए अटेंडेंस की भी फिक्र नहीं करनी, लेकिन नेक्स्ट से मैं आई विल कीप इट प्राइवेट। आई थिंक मुझे टीम्स में जाके उसकी कोई सेटिंग है जिसमें इसकी प्राइवेसी करनी है, तो नेक्स्ट टाइम इट विल बी ओके। अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। सर ठीक है सर, वो हमारा टीकेओ का लेक्चर हो रहा है अभी, तो सर टाइमिंग्स चेंज हुई है सर। आपने 9:30 पे लेक्चर ले लिया सर, टीकेओ का लेक्चर हमारा भी हो रहा है। अच्छा वो लेक्चर उधर भी है। ये हमारा तकरीबन आधा लेक्चर हो गया है, आधा लेक्चर रहता है। आप ऐसा करें फिर, चूंकि टाइमिंग वो है तो आप वो लेक्चर भी अटेंड कर लें, तो 10:40 पे दोबारा से हम क्लास रिज्यूम कर लें। ठीक है सर, ये बेहतर है सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। बेटा।